हाँ, तो देखो हमने कल कर लिया था कि भैया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। वो तो सेक्शन 5 जो था उसमें दिया हुआ था कि भैया कोई भी आदमी लिविंग पर्सन होता है, लिविंग पर्सन को ही ट्रांसफर करता है। अब वो प्रेजेंट में करे या फ्यूचर में, बट उसका राइट जो है वो अभी होना चाहिए, ठीक है। कि वो उसका ओनर तभी होना चाहिए, क्योंकि जो आपके पास टाइटल है आप उससे बेटर टाइटल नहीं ट्रांसफर कर सकते, ठीक है। तो वो चीज है। फिर उसके बाद है कि वो खुद को भी कर सकता है, किसी दूसरे को भी कर सकता है, अपने साथ किसी दूसरे को भी कर सकता है। तो वो एक्ट कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि भैया कोई भी जो वो है, क्या कहते हैं, अगर ऑपरेशन ऑफ लॉ से कोई ट्रांसफर हो रहा है, या फिर अगर कोई ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो रहा है, सक्सेशन वगैरह या जो भी कुछ है, ठीक है। तो वो या कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, वो वाले जो ट्रांसफर हैं वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं माने जाते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में क्योंकि वो फॉल नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि भैया कंपनी और एसोसिएशन ऑफ कंपनी या फिर एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो है, उनको हम जो है वो लिविंग पर्सन मानेंगे, ठीक है। तो ये क्योंकि वो जबकि नेचुरल पर्सन नहीं होते हैं, तो फिर भी हम उनको यहाँ मानते हैं, ठीक है। तो मतलब कंपनीज भी कर सकती हैं, तो कंपनी वाला ट्रांसफर भी यहीं आएगा, ठीक है। अब यह है कि भैया बट उससे रिलेटेड जो लॉ है उसका उसमें गवर्न होना जरूरी है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट हम जाके कुछ करेंगे। तो वो जो है वो वहाँ है, बट वो ट्रांसफर भी रहेगा, ठीक है, कंपनी भी कुछ खरीदती है तो। अब देखो फिर सेक्शन 6 है, ठीक है। तो हम पहले यहाँ आ जाते हैं, इसमें हमने यहाँ तक कर लिया था सारी चीजें, ये हमने कर लिया था स्टेशन सब, ठीक है। तो अब हम आएंगे कि सबसे पहले ये चीजें देख लेते हैं कि क्या ट्रांसफर से वाले पॉइंट से रिलेटेड, कि कन्वेंस जो कन्वेंस का मतलब ट्रांसफर ही होता है, तो ठीक है। ये कन्वेंस बस एक ऐसे समझ लो एक फैंसी वर्ड है ट्रांसफर के लिए, ठीक है। तो चार्ज जो होता है ना, चार्ज जब क्रिएट करते हैं, तो वो जो होता है वो ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। तो चार्ज सिर्फ वो, इसीलिए चार्ज का अलग से चैप्टर भी नहीं है, तुम इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो चार्ज का चैप्टर नहीं है, क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं है, वो सिर्फ एक तरीके से एक लाइबिलिटी आप बना लेते हो। और उसमें वो क्यों होता है, क्योंकि देखो सबसे पहली चीज है वो ऑपरेशन ऑफ लॉ से क्रिएट होता है, ठीक है, चार्ज। और दूसरा है उसमें आप जो है ना प्रॉपर्टी में राइट नहीं बना देते हो, ठीक है। कि जैसे मान के चलो तुमने क्या करा कि अपनी कोई प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट हो गया कि भैया इस प्रॉपर्टी से मैं पैसा दूंगा, ठीक है। तो वो उस प्रॉपर्टी में सामने वाले का राइट नहीं आएगा। उसके पास सिर्फ इतना राइट है कि भैया जब तक इसके पास ये प्रॉपर्टी है, सामने वाले को यकीन हो जाएगा कि हाँ ये इस प्रॉपर्टी से मेरा पैसा चुका देगा। तो वो चार्ज सिर्फ प्रॉपर्टी के ऊपर हुआ है। प्रॉपर्टी अब ये नहीं है कि सामने वाला बंदा ये बोलने लगे कि भैया ये मेरी हो गई या मैं इस पे कब्जा कर लूंगा, वो वाली चीजें नहीं हुई, ठीक है। तो वो सिर्फ पर्सनल राइट है, बस वो सिक्योर हो गया उससे, प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो ये चार्ज हो गया। दूसरा है ईजमेंट। अब ईजमेंट का क्रिएशन या एक्सटिंक्शन जो है वो ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। तो बट एग्जिस्टिंग ईजमेंट जो है वो ट्रांसफर है, हो सकता है, ठीक है, जो पहले से चल रहा है, ठीक है। अब वो है कि मतलब इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि ईजमेंट जो है ना वो आप अलग से नहीं बेच सकते हो, कि भैया मान ईजमेंट, देखो ईजमेंट तुमको पता होगा। ईजमेंट क्या होता है कि भैया ये घर है, तो घर में आने का रास्ता जो है बराबर का, या फिर नाली वगैरह जो हो गई, वो सब चीजें, वो ईजमेंट है जिससे इजी हो जाता है हमारा उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करना, ठीक है। तो वो वाला जो है ना वो डोमिनेंट हेरिटेज के साथ ही चलता है। डोमिनेंट हेरिटेज बोलते हैं कि घर जो है यहाँ पे, यानी कि जो मेजर चीज जो है जिससे रिलेटेड वो राइट है, तो वो उसके साथ ही बिकेगा या उसके साथ ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि भैया तुम ये बोल दो कि यार देखो ये घर तो मैंने इसको बेचूंगा, बट जो नाली का रास्ता है ना वो मैंने किसी और को बेच दिया, वो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। फिर दूसरा है कि रिलीज जो है, रिलीज है कि भैया क्या चीज रिलीज हुई है, ठीक है। तो वो अगर क्वेश्चन आए कि भैया वो रिलीज है, तो रिलीज एक ट्रांसफर हो सकता है, बट जनरली वो उस चीज पे मैटर कर जाता है कि भैया रिलीज किस चीज का हुआ है, ठीक है। कि मतलब किस चीज के ऊपर आपने किस चीज को रिलीज कर दिया है। फिर चौथा है कि अब देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कैन बी ट्रांसफर्ड टू हिमसेल्फ अदर पर्सन, हिमसेल्फ प्लस अदर पर्सन। तो ये हिमसेल्फ जो था ना, ये 1929 के बाद ऐड हुआ है। जैसे देखो यहाँ पे हमने पढ़ा, ये देखो ये जो लिखा हुआ है, ये जो 2 लिखा हुआ है ना, ये अमेंडमेंट है, ठीक है। तो वो है कि भैया ये बाद में ऐड हुआ है। तो वो है कि वो पहले ये नहीं था कि खुद को भी कर सकता था, बाद में हुआ है, बट वो सेम कैपेसिटी में नहीं हो सकता कि भैया मैं खुद को ही बेच रहा हूँ, है ना। क्योंकि भाई मैं अपने आप को क्यों बेचूंगा सेम कैपेसिटी में। तो वो है कि अलग कैपेसिटी में आप हो तब बेचते हो।
कि एक जगह आप एजेंट की कैपेसिटी में हो तो एक जगह आप खुद पर्सनल आदमी हो, ठीक है, तो वो आप बेच सकते हो, या एक जगह आप कंपनी के एम्प्लॉय हो, एक जगह आप खुद पर्सनल अपने पर्सनल कैपेसिटी में खरीद रहे हो बेच रहे हो, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज है। अब फिर आती है कि अब सेक्शन 6 जो है ना वो ये बताता है कि भैया जनरल रूल तो देखो ये है कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो जनरल रूल ये है कि भैया जितनी भी प्रॉपर्टी है सब ट्रांसफर हो सकती है, क्योंकि देखो जो लॉ होता है ना वो हमेशा इस चीज के फेवर में होता है, वो अक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में रहता है, क्योंकि क्या होगा कि भैया अगर प्रॉपर्टी अगर अक्यूमुलेट हो गई तो फिर वो लोगों के पास जाएगी नहीं, अलग अलग लोगों के पास, अलग अलग लोगों के पास जाएगी नहीं, तो क्या होगा कि अब सबसे पहली चीज है कि फिर स्टेट के पास पैसा नहीं आएगा, क्योंकि भैया ट्रांसफर होते हैं उससे स्टेट को रेवेन्यू आता है, वो चीज है। दूसरा है फिर कि कुछ लोगों के पास ही पूरी प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट हो जाएगी, वो किसी के पास जाएगी भी नहीं, ठीक है। तो वो एक स्टेट में एक ऐसी वाली आ जाएगी कि गरीब गरीब रह जाएगा, अमीर अमीर रह जाएगा, एक ये वाली कंडीशन वाली चीज भी है। तो इसलिए स्टेट जो है या लॉ जो है वो फेवर करता है कि ट्रांसफर हो, ठीक है। तो अक्यूमुलेशन के अगेंस्ट में होता है, तो इसलिए इन्होंने रूल ये किया है कि भैया सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है वो कैसी भी है, बट एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट और बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कि भैया जब तक कहीं लिखा नहीं हुआ है कि वो नहीं ट्रांसफर हो सकती, ठीक है। तो अब इनमें इन्होंने ये जो सेक्शन 6 है ना इसमें इन्होंने ये दे रखा है कि ये क्या क्या चीजें हैं जो नहीं ट्रांसफर हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जो एयर अपेरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट है ये हम सबसे बाद में करेंगे, पहले बाकी चीजें करते हैं। तो देखो द मेयर राइट टू री एंट्री फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनीवन एक्सेप्ट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अफेक्टेड देयर बाय, कि भैया री एंट्री है, देखो री एंट्री क्या होती है कि आपने कोई प्रॉपर्टी किसी को टेनेंट को दी रेंट पे, तो अब ये है कि भैया उसने कोई कंडीशन आपने बोला था कि भैया आप यहाँ पे दारू नहीं पियोगे, या फिर आप यहाँ पे नॉन वेज नहीं खा सकते, या फिर आप यहाँ पे जो है भैया आप इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ये आपकी कुछ कंडीशंस है। तो उसने क्या करा ब्रीच कर दी कंडीशंस की, ठीक है। तो ये अब आपका राइट है, जो ये ओनर है उसका राइट है ये, है ना। तो वो ओनर उस राइट को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ठीक है। वो सिर्फ एक्सेप्ट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अफेक्टेड देयर बाय, तो जो ओनर है सिर्फ वही उसी के पास वो राइट रहेगा, वो ये नहीं कर सकता कि भैया देख अगर ब्रीच होगी ना तो मेरी जगह यहाँ पे तू रहने लग जाना, ठीक है, तो वो नहीं होगा। फिर ये तीसरा सी पॉइंट है, एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज, ये मैंने तुमको बताया ही है कि भैया कोई अगर घर है तो उसके ईजमेंट के जो राइट्स हैं वो भी घर के साथ ही चलेंगे, आप ये नहीं है कि घर अलग बेच दो और ईजमेंट के राइट अलग बेच दो, ठीक है। तो ये चीज है, जैसे कि अब तुम ये बोलने लगो कि भैया घर तो बेच दिया मैंने पर देखो घर में धूप आएगी तो बाहर हमारा वो जो है धूप लाने के पैसे अलग लगेंगे, तो ये थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये जो एप्पल वाले का एड भी आता है बहुत सारे कि एप्पल वाले थोड़े दिन में ऐसे कर देंगे कि भैया देखो ये तो कर दिया आपने चार्जर अलग लेना पड़ेगा, तो अभी तक तो इतना करा है, फिर उसके बाद वो उसके बहुत सारे सार्काज़म में ऐड बने थे कि भैया ये अब थोड़े दिन बाद ये भी करने लगेंगे कि भैया ये कर लिया फोन तो ले लिया अब इसमें नेटवर्क लाने के पैसे अलग लगेंगे। अब वो एक तरीके से नेटवर्क तो ईजमेंट ही है ना भाई, फोन हमने लिया किस लिए है, फोन का बेसिक पर्पज तो वही है ना कि उसमें नेटवर्क आएंगे, तो वो भी तुम अलग नहीं बेच सकते, ऐसे प्रॉपर्टी में भी सेम चलता है, ठीक है। फिर जो देखो 6B ये है कि देखो ये होता है री एंट्री का राइट है, ये री एंट्री का मतलब है कि भैया मेरा घर है, मैंने किसी को वो टेनेंट को किराए पे दिया, अब वो टेनेंट को बट मैंने देखो टेनेंट को कंडीशंस देते हैं कि भैया देखो आपके पास ये कंडीशंस है कि आप इसको सबलेट नहीं करोगे, आप जो है इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। आप कुछ कुछ लोग ये भी बोल देते हैं कि भैया यहाँ पे दारू नहीं चलेगी, ठीक है। तो वो कंडीशंस रहती हैं भाई, वो उनके बीच की एग्रीमेंट है, तो उन्होंने ये लिखा रहता है कि भैया आपने कंडीशन ब्रीच कर दी तो फिर ये जो मेरे पास राइट आ जाएगा कि मैं आपको बाहर निकाल सकता हूँ और अपनी पोजीशन वापस ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये वापस लेने का, वापस अपने घर में वापस जाने का, देखो एंट्री तो नहीं होगी ओनर की क्योंकि घर तो ओनर का ही है, तो ओनर की री एंट्री हो जाएगी घर में क्योंकि वो पहले तो रहता ही था ना वहां, या पहले उसका ही था वो घर जब तक ये एग्रीमेंट नहीं था, ठीक है। तो उसकी री एंट्री होगी, तो इसलिए वो ये राइट टू री एंट्री होता है ओनर का। तो वो ये कह रहा है मियर राइट टू री एंट्री, तो खाली तुम ये नहीं बेच सकते, मियर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि तुम सिर्फ मियर राइट टू री एंट्री नहीं बोल सकते कि भैया
ओनर ये कह दे कि भैया मैं नहीं आऊंगा, मेरी जगह कोई और रहने लग जाएगा अगर तुमने ऐसे ब्रीच करी, है ना। वो बात अलग है कि वो बाद में किसी और को रेंट कर दे, वो फिर बाद में वो रेंट का ही कर रहा है, वो एंट्री उसकी करवा रही है। तो ये सिर्फ मेयर उस राइट को नहीं बेच सकता वो, ठीक है। तो ये होता है, ओनर का राइट होता है ना री एंट्री का, तो वो वाला आप सिर्फ वो नहीं बेच सकते, क्योंकि वो राइट जो है वो लिमिटेड है ओनर के लिए जिसका घर है, ठीक है। फिर चौथा हो गया कि भैया and interest in property restricted in its enjoyment to the owner personally cannot be transferred by him, ठीक है। कि कोई ऐसा इंटरेस्ट जो सिर्फ ओनर के लिए ही है, ठीक है, कि भैया मैंने तुमको दिया है कि भैया ये सिर्फ तुम्हारे लिए है एंजॉयमेंट के लिए, अब तुम उसको नहीं बेच सकते। ये देखो इसका एग्जांपल है जैसे हॉस्टल के कमरे हैं, ठीक है, तो ये तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हॉस्टल में तुमको कमरा लॉट हो गया, ठीक है। तब ये थोड़ी है कि तुम उसको कह देंगे चल भाई इसको किराए पे चढ़ा देते हैं, हम कहीं और सस्ता ले लेते हैं, है ना। तो वो नहीं कर सकते, जो सिर्फ ओनर पर्सनली के लिए जिसको दिया गया है एंजॉयमेंट के लिए वो मिला है, तो वो उस पर्सनल राइट को नहीं ट्रांसफर कर सकता, ठीक है। जबकि है तो वो प्रॉपर्टी और वो अब उसके पास आ भी गई है, बट वो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। फिर है चौथा डीडी जो है ए राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस इन व्हाट्सएवर नेम अराइजिंग सिक्योर्ड और डिटरमाइंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, कि भैया फ्यूचर में किसी को मेंटेनेंस मिलेगी, वो अभी राइट कोर्ट ने बोला नहीं है, ठीक है। अगर कोर्ट ने बोल दिया कि भैया इनको इतना मेंटेनेंस देना है, डिग्री आ गई है उसकी, तो वो क्या है, वो फ्यूचर नहीं बची अभी, वो प्रेजेंट हो गई है, ठीक है। तो वो तो डिग्री है, तो डिग्री तो ट्रांसफर कर सकते हो आप, डिग्री प्रॉपर्टी मानी जाती है, तो वो नहीं है। बट इसमें ये है कि राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, कि भैया फ्यूचर में मेरे को मिलेगा, तो वो नहीं आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। फिर है कि ए मेयर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, कि भैया आपका कोई राइट है सू करने का, कि आप किसी आदमी पे केस कर सकते हो, तो वो भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी दूसरे को, ठीक है। आपका राइट है तो आप ही करोगे, ठीक है। तो आप ये नहीं कर सकते कि भैया मैं ये तेरे को कर दूंगा, मेरी जगह केस तू कर लेना, है ना। तो वो भी नहीं ट्रांसफर कर सकते। फिर है ए पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड नोर कैन द सैलरी ऑफ ए पब्लिक ऑफिसर वेदर बिफोर और आफ्टर इट हैज बिकम पेएबल, कि भैया सैलरी भी नहीं किसी की कोई अपना ट्रांसफर कर सकता है ऐसे, सैलरी का जो राइट है, या फिर पब्लिक ऑफिस, कि भैया आप मान के चलो कि तुम बन गए कि तुमने एग्जाम दिया और तुम कोई ऑफिसर बन गए, अब तुम बोल रहे हो कि भैया ये जो ऑफिसर है ना तू बन जाना मेरी जगह, ठीक है, मेरे को पैसे दे दे इतने, ठीक है, तो ये नहीं कर सकते आप, ठीक है। फिर है स्टाइपेंड अलाउड टू मिलिट्री नेवल एयर फोर्स सिविल प्रिजनर सिविल पेंशनर्स और या पॉलिटिकल पेंशन कैन नॉट बी ट्रांसफर, कि भैया जो वो पेंशन वगैरह आती हैं या स्टाइपेंड जो मिलता है वो भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। फिर है कि नथिंग नो ट्रांसफर कैन बी मेड वन इन सो फार एज इट अपोज टू द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट अफेक्टेड देयर बाय, ठीक है, कि भैया कोई ऐसा ट्रांसफर भी नहीं आप कर सकते जिससे कि उसका मतलब नेचर ही जो है इंटरेस्ट का वो अफेक्ट हो जाए, या फिर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन विदाउट द, वो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो है वो वाली चीजें तो रहती हैं, क्योंकि कोई भी ट्रांसफर होता है वो, मैंने तुमको बताया था कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं। तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को तो अगर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे हो या अनलॉफुल कंसिडरेशन आपने कुछ ले ली है, ठीक है, तुमने कह दिया कि भाई तू मेरे को 10 ग्राम गांजा ला के दे देना, अब मैं तेरे को ये सामान दे दूंगा, ये मेरी अपनी जमीन बेच दूंगा, तो वो कंसिडरेशन ही अनलॉफुल है, तो आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया। फिर है कि टू ए पर्सन लीगली डिस्क्वालिफाइड टू बी ए ट्रांसफरी, ठीक है, कि जो बंदा ट्रांसफरी नहीं हो सकता, कि भैया जो बंदे के पास ट्रांसफर करने की पावर ही नहीं है, ठीक है, तो वो भी आप इन वो सब चीजें नहीं कर सकते, ठीक है। फिर है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी deemed to authorize a tenant having an untransferable right of occupancy the farmer of an estate in respect of which default has been made in paying revenue or the lessee of an estate under the management of courts of vote to assign his interest to such tenant farmer or lessee। देखो इसमें तीन लोगों की बात हुई है। सबसे पहला है टेनेंट, जिसको भैया ये मिला हुआ कि वो अनट्रांसफरेबल राइट है उसका ऑक्यूपेंसी का, यानी कि टेनेंट को कोई ऑथराइजेशन नहीं है कि वो सबलेट कर दे, ठीक है, तो वो नहीं कर सकता, ठीक है। बट अगर ट्रांसफरेबल राइट मिल गया है टेनेंसी का, देखो टेनेंसी में हो सकता है कि वो कर दे कि भैया आपको जो करना है आप करो, सबलेट करना है करो, ठीक है, तो वो अलग चीज है। बट जहाँ पे अनट्रांसफरेबल राइट है उसका सबलेट करने का पावर नहीं है, तो वो नहीं कर सकता, ठीक है।
क्योंकि देखो कोई ये बोलने लगे कि भैया इसमें तो कहीं लिखा नहीं है ऐसा कि ये करना मना है ना, तो इसलिए उन्होंने लिख दिया नहीं भैया ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। फिर फार्मर ऑफ एन एस्टेट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच डिफॉल्ट हैड बीन मेड इन पेइंग रेवेन्यू, कि कोई फार्मर है जो उसकी कोई एस्टेट है और उसने रेवेन्यू नहीं पे करा है उसका, तो फिर वो भी उसको भी रोका जा सकता है कि भैया वो उस एस्टेट को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। फिर है या लेसी ऑफ एन एस्टेट अंडर द मैनेजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ वोट्स, तो कोर्ट ऑफ वोट्स के अंदर में कोई अगर लेसी है जिसको मैनेजमेंट मिला हुआ है, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ वोट्स जो है उसमें अगर किसी को लेसी बनाया गया है तो वो लेसी भी उस जो उसको जिस चीज का लीजमेंट मिला है वो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता है फर्दर, ठीक है। तो अब एक बार इसके नोट्स में देख लेते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। तो देखो वही हमने कर दिया, तो देखो ये इसको वैसे अगर डिवाइड करें ना हम, अभी हमने सारे पढ़ लिए, तो देखो इसको ब्रॉडली 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कि माइनर राइट कनेक्टेड विद लार्जर राइट, तो देखो सबसे पहले भैया कि आप री एंट्री का जो राइट है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो देखो ये एक माइनर राइट है, ओनर का माइनर राइट है, तो वो सिर्फ उसको नहीं ट्रांसफर कर सकता, उसको वो प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर करनी है तो वो कर दे, ठीक है, कि भैया कोई और को टेनेंट बना दे या किसी और को कोई पावर दे दे तो वो बात अलग है, बट वो सिर्फ री एंट्री नहीं दे सकता, तो ये माइनर राइट हो गया लार्जर राइट से कनेक्टेड, तो ये भी ट्रांसफर नहीं होगा। फिर ईजमेंट है विदाउट डोमिनेंट हेरिटेज, तो वो भी ट्रांसफर नहीं होएगा। फिर है कि मेयर राइट टू सू, तो मेयर राइट टू सू भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। फिर वो मैंने तुमको बताया कि डिग्री जो होती है वो ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है, क्योंकि देखो वो मेयर राइट टू सू नहीं है, अब वो एक अक्रू हो चुका है, राइट तुमको मिल चुका है कि भैया ये आपको मिलेगा ही, है ना। डिग्री में क्या लिखा होता है, देखो डिग्री में ये लिखा हुआ है तो कि भैया ये प्रॉपर्टी जो है ये एक्स बंदे की है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसको मिलेगी तो वो उसका राइट है, ठीक है। वो मेयर राइट टू सू नहीं है, वो सिर्फ एग्जीक्यूट होनी है बस, ठीक, तो वो इसलिए डिग्री ट्रांसफर हो सकती है। फिर है पर्सनल राइट, आप पर्सनल राइट नहीं आप ट्रांसफर कर सकते, जैसे पर्सनल राइट ऑफ रेजिडेंस बाय विडो या फिर राइट ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है, तो वो जो पर्सनल राइट्स हैं पर्सनल एनजीओ में के हॉस्टल में आपको कमरा मिला है वो, ठीक है, वो नहीं आप कर सकते। फिर है कि अब देखो फ्यूचर मेंटेनेंस भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो फ्यूचर मेंटेनेंस में वो उसमें देखो ये एक वर्ड लिखा हुआ वहां पे कि वो या तो सिक्योर्ड हो या फिर डिटरमाइंड हो, कोई सी भी नहीं आप ट्रांसफर कर सकते। तो देखो सिक्योर्ड क्या होती है और डिटरमाइंड क्या होती है, ये सिक्योर्ड होती है कि चार्ज है, ठीक है, मेंटेनेंस फ्रॉम प्रॉपर्टी, की भैया चार्ज बना दिया है कि प्रॉपर्टी में से ये हो गया कि भैया ये आदमी जैसे हस्बैंड को बोला कोर्ट ने कि भैया आप जो है ना इसको पैसे दो, या अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो फिर ये आपकी प्रॉपर्टी में से इसको पैसा मिलेगा, ठीक है, हर महीने इसको इतना पैसा मिला करेगा, तो वो राइट है ना वो नहीं ट्रांसफर कर सकती वो वुमेन, या अगर पेरेंट्स को मिला है तो वो पेरेंट्स कि भैया ये हमें हर महीने मिलेगा तो आप ये हमारी जगह आप ले लेना, ठीक है, तो वो ट्रांसफर नहीं कर सकते आप, ठीक है। फिर ये तो हो गया सिक्योर्ड, सिक्योर्ड होता है कि आपने किसी चीज पे उसका वो सिक्योर कर दिया कि भैया इस चीज पे मिलेगा ये चार्ज, ठीक है। फिर दूसरा डिटरमाइंड, डिटरमाइंड है कोर्ट ने कह दिया कि भैया ये इतना पैसा आपको इसको देना है, ठीक है, कोर्ट और पार्टी ने डिसाइड कर लिया कि भैया इतना पैसा देना है, ठीक है, तो वो नहीं आप ट्रांसफर कर सकते। बट वो है कि बट अगर ऐसा है कि देखो ये जो पहले वाली में सिक्योर्ड मेंटेनेंस है, ऐसा कुछ है कि मेंटेनेंस देना है हर महीने का, अब उस इंसान ने दिया नहीं है तो वो क्या हो गया, वो अरियर्स इकट्ठे हो गए, तो अरियर्स क्या हुआ वो पास्ट हो गया, ठीक है। अब 4 महीने की मेंटेनेंस इकट्ठी हो गई, मान के चलो ऐसा बोला था कि भैया 1 महीने में 10,000 रुपए देने हैं, ठीक है, तो 4 महीने तक उसने दिए ही नहीं है, तो वो 4 महीने के राइट उसका हो चुका है तो वो पास्ट हो गया, तो पास्ट मेंटेनेंस जो है वो ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है, पास्ट मेंटेनेंस अरियर्स कैन बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो ये हो गया, फ्यूचर ही नहीं है बस, इसीलिए उन्होंने वहां साफ साफ लिखा है कि भैया फ्यूचर मेंटेनेंस का जो राइट है ना वो नहीं आप ट्रांसफर कर सकते, बट पास्ट मेंटेनेंस अगर है जो पुरानी आपकी अक्रू हो चुकी है वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड कि भैया पब्लिक ऑफिस हो गया, स्टाइपेंड्स हो गया, पेंशन हो गई, फिर कुछ ऐसा है जो अनलॉफुल है या अगेंस्ट इंटरेस्ट है वो नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर असाइनमेंट ऑफ अनट्रांसफरेबल राइट कि भैया कुछ ऐसे राइट हैं जिसमें आप ट्रांसफर की आपके पास पावर ही नहीं थी, तो वो तो आप ऐसा कुछ माना ही नहीं जाएगा कि आप उसको ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो देखो अब 6A बचा, 6A देखो जो क्या है, द चांस ऑफ हेयर कह लो हेयर अपेरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट, द चांस ऑफ ए रिलेटिंग रिलेशन
obtaining a legacy on the death of kinsman or any other mere possibility of like nature, ठीक है, कैन नॉट बी ट्रांसफर। तो ये जो है ना इसको बोलते हैं स्पेक सक्सेनिस, ठीक है, कि मियर चांस ऑफ सक्सेशन, कि भैया सक्सेशन का चांस है, अभी सक्सेशन हुआ नहीं है, क्योंकि देखो सक्सेशन डेथ के बाद ही होता है, ठीक है, तो सक्सेशन डेथ से पहले होता नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए मियर चांस होता है, ठीक है, तो ये आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, मियर चांस ऑफ हेयर अपेरेंट। तो देखो इसीलिए ये बोला जाता है, ये लो है कि भैया ए लिविंग पर्सन हैज नो हेयर, ठीक है, तो जो जिंदा आदमी है उसके कोई हेयर थोड़ी होते हैं, क्योंकि वो उसके हेयर्स तो तभी बनेंगे ना, हेयर्स का जो मतलब होता है ना वो होता है कि भैया जो आदमी मर जाएगा उसके बाद जो बचेंगे उनको हेयर्स बोलते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो जो लिविंग है उसके लिए क्या उसका थोड़ी कुछ होएगा। तो ये जैसे अब हेयर अपेरेंट का मतलब होता है कि अब ये जो है इसमें देखो ये चांस है कि एच जो है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये इनका बेटा है। अब देखो एस यहाँ पे दो चीजें होनी चाहिए, ठीक है, अगर एच की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, मान के चलो एच के पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कि उसके पास मान लो कि भैया एक 10 अब तुम यार कह लो स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट का एक उसका घर है या प्लॉट है, ठीक है, मान लो, ठीक है, अब उसमें क्या है कि इसके लिए अब दो कंडीशन फुलफिल होनी पड़ेगी जब ही एस को मिलेगी। पहली चीज है कि एस जो है वो जिंदा होना चाहिए जब एस मर जाए, ठीक है, कि भैया वो अगर एस ही मर गया तो फिर तो एस को कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। दूसरी चीज है एच जो है वो इंटेस्टेट मरना चाहिए, यानी कि वो विल बना के ना मरा हो, या फिर उसने ये प्रॉपर्टी पहले ही अगर किसी और के नाम कर दी, अब भैया उसको पता चला कि उसका बेटा तो नाकारा है तो वो उसको देना नहीं चाहता, या उसका बेटा जो है उसकी इज्जत ही नहीं करता था जब वो जिंदा था, तो भैया वो क्यों देगा फिर उसको, ठीक है। तो ये है कि भैया ये आप नहीं बोल सकते, ठीक है, कि भैया वो जिंदा रहेगा कि वो देगा उसको कि नहीं देगा, तो चांस है ना कि भैया दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो वो तुमको मिलेगी। अगर ये दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, कि मान के चल एच भी जिंदा था एच मर गया, बट बाद में पता चला कि भैया एच तो अपनी विल बना के चला गया, ठीक है, कि एच ने तो बोल दिया कि भैया मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी जो है ना मेरे पड़ोसी को मिलेगी, भैया वो मेरी वो करता था, जैसे वो है ना तुमने बागबान देखी होगी, अब बागबान में भैया अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन के बेटे नाकारा निकल गए, अब अमिताभ बच्चन तो बोल के चला गया कि भैया सलमान खान को दे देना मेरी प्रॉपर्टी जितनी भी है, ठीक है, अब वो बेटे बैठे रह गए, अब बेटे ने तो उसके ऊपर वो कर दिया था पहले से पहले वो बेचे बैठे हैं उसको, ठीक है, कि भैया मेरे पापा मरेंगे और ये तो अब बुढ़े हो ही गए हैं, तो इसके बाद ये प्रॉपर्टी तुमको बेच दी मैंने, तुम ले लो, मेरे को पैसे दे दो, हमें ही मिलेगी यार, मैं इकलौता बेटा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ सीन है। तो वो पता चला वो तो किसी और को ही देके चले गए पापा तो गया, ठीक है, तो इसलिए ऐसा ना हो इसलिए उन्होंने बना दिया कि भैया ऐसा नहीं कर सकते। फिर देखो फिर दूसरा उसमें लिखा हुआ है चांस ऑफ रिलेशन ऑब्टेनिंग लीगेसी, ठीक है, कि अब ये है कि कोई ऐसा रिलेशन है जो जिसको पता है कि ये लीगेसी मेरे को मिलेगी, ठीक है, जैसे कि भैया किसी आदमी ने विल बना दी, जैसे मान के चलो अभी सी केस में अब अमिताभ बच्चन ने पहले से ही विल बना दी कि भैया ये जो प्रॉपर्टी है वो जिंदा है और अमिताभ बच्चन अभी ये सलमान खान को मिलेगी, ठीक है, विल बना दी, अब अमिताभ बच्चन लेकिन अभी तक जिंदा है, ठीक है, फिर भी वो सलमान खान भी अभी उसको बेच नहीं सकता है, ठीक है, क्यों नहीं बेच सकता है, क्योंकि वो अभी भी चांस है, क्योंकि विल जो है आप कभी भी चेंज कर सकते हो, पता चला मरते मरते कुछ ऐसा हो गया कि वो सलमान खान से भी चिढ़ गया, फिर उसने किसी और के नाम ही कर दी, ठीक है, फिर उसको दिखा कि भैया ये सलमान खान तो खराब आदमी है, उसने ऐश्वर्या राय के नाम कर दी, ठीक है, तो भैया कि अब ये तो मेरी बहू बन जाएगी इसके नाम कर देता हूँ, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है, इसीलिए वो भी नहीं आप ट्रांसफर कर सकते, ठीक है। देखो आया हेयर अपेरेंट वाले में और लिगेसी वाले में ये है कि उस वाले में तो कुछ था ही नहीं, उसमें तो ना विल थी ना कुछ था, इस वाले में ये है कि भैया विल है या कुछ ऐसा है कि ये लिगेसी इस आदमी को मिलेगी, ठीक है, तो वो वाला जैसे जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी हो सकती है वो भी हो सकता है कि भैया उस आदमी का कोई है नहीं तो उसने पावर ऑफ अटॉर्नी उसको दे रखी है, तो हो सकता है कि भैया वो मेरे को ही मिलेगी बाद में वो ये सोच रहा हो, तो वो भी नहीं कर सकता, बट भैया जब मिलेगी तब बेचना, अभी नहीं बेच सकते आप क्योंकि वो अभी आपकी है नहीं, ठीक है। फिर है या मियर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक नेचर, या कुछ ऐसी कोई पॉसिबिलिटी जो लग रही है कि हाँ बाद में मेरी हो जाएगी ये जमीन, ठीक है, तो वो जैसे मान लो ऐसी एक ऐसी लाइक नेचर की एक ऐसी पॉसिबिलिटी वो भी है कि आप किसी घर पे कब्जा करके बैठे हो और आपके जो है ना 11 साल हो गए हैं, आपका 1 साल बचा है,
तो आप ये कह रहे हो कि भाई बस 1 साल और रुक जा, 1 साल में ये प्रॉपर्टी मेरी है, ठीक है, क्योंकि 1 साल में मेरा एडवर्स पोजीशन हो जाएगा और किसी ने कुछ बोला नहीं आज तक, 1 साल में मेरी हो जाएगी, ये तू खरीद ले, मैं तेरे को बेच रहा हूँ, 11 साल से मैं रह रहा हूँ, आज तक कोई नहीं बोला, अब थोड़ी कोई बोल देगा। तो ये भी मेयर चांस ही है भैया, जरूरी थोड़ी है उस 1 साल में क्या पता कोई बोल दे, जो ओनर है वो आ जाए, तो ओनर आ गया तो तुम्हारा वो जो था वो डिस्टर्ब हो गया, 11 साल मिट्टी में। तो ये पूरा उस तरीके से है जैसे तुमने महाभारत में देखा होगा कि भैया वनवास है, वनवास कर लिया, उसके बाद अज्ञातवास है, अब 1 साल में अगर कुछ हो गया तो ठीक है, वरना फिर दोबारा से करना पड़ेगा। तो ये वही है कि भैया एक बार डिस्टर्ब हो गया तो फिर पूरे 12 साल गए, ठीक है। तो वही है, तो वो लाइक नेचर में ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कि अगर आपने ऐसी कंडीशंस में कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है तो वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो ट्रांसफर है वो वॉइड होएगा, ठीक है। ये सिंपल रूल है, ये सब्सटेंटिव रूल है, ठीक है, सब्सटेंटिव लॉ का पार्ट है ये। तो इसीलिए ये कभी भी आप इसको वो नहीं कर सकते कि भैया प्रोसीजरल नहीं है, ये तो राइट ही है कि भैया ये आप नहीं कर सकते। अब बट इसी में इन्होंने एक और सेक्शन बनाया हुआ है 43, ठीक है, जो एक एस्टोपल का रूल है या इक्विटी का रूल हम इसको कह सकते हैं। इक्विटी का रूल ये इसी से सिर्फ इस 6A से ही कनेक्टेड है, तो इसलिए हम इसको यहाँ साथ साथ कर लेते हैं ताकि ये याद भी रहेगा, सिंपल सा है, समझ आ जाएगा एकदम इसके साथ ही, ठीक है। जैसे देखो अभी हमने देखा कि भैया अगर ये हेयर अपेरेंट है या फिर ऐसा कोई रूल है, लिगेसी है, अब मान के चलो इसमें जो एस था इसने प्रॉपर्टी बेच दी पहले से पहले, ठीक है। एच का मान लो एक बंगला था दिल्ली में, ठीक है, एच ने एस एस ने उसके बेटे ने क्या करा, उसके बेटे ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी के साथ पहले से ही कि भैया ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरे पापा की प्रॉपर्टी है, मेरी हो जाएगी मेरे पापा के मरने के बाद, मेरे पापा तो हॉस्पिटल में ही है भाई, तू खरीद ले, ठीक है। उसने बेच दी, उसने खरीद भी ली सामने वाले ने, तो भाई ऐसा हो जाएगा कि उसमें फिर उसके ऊपर ना एस्टोपल का रूल लग जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि वेयर ए पर्सन फ्रॉडुलेंटली और इरेनियसली रिप्रेजेंट्स, देखो इसमें दोनों चीजें हैं, सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना, फ्रॉडुलेंटली और इरेनियसली, ठीक है। तो जरूरी नहीं है उसका इंटेंशन फ्रॉड ही हो, उसका इंटेंशन इरेनियसली भी हो सकता है, ठीक है। वो सोचता था कि यार ये प्रॉपर्टी तो मेरी है जबकि वो उसकी थी नहीं, ठीक है। तो या फिर उसको पता था कि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है बट फिर भी उसने फ्रॉडुलेंटली सामने वाले को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, दैट ही इज ऑथोराइज्ड टू ट्रांसफर सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वो उसने देखो ये रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है, उसने ये नहीं बोला होना चाहिए कि भैया ये प्रॉपर्टी मेरे पापा की है, तो ये जो है सामने वाले को ये पता नहीं होना चाहिए, मतलब उसने सामने वाले को ये बोला होना चाहिए कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी ही है, ठीक है। तो अब एस ने जो है मान लो एस गया किसी के सामने, एस जो है मान लो वो फिर ए के पास चला गया, ठीक है, कि भैया ए ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये तू खरीद ले, ठीक है। अब उस सामने वाले ने उसके इस रिप्रेजेंटेशन पे विश्वास करके वो क्या करा, प्रोफेसिस टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन, ठीक है, पहली चीज है। दूसरी चीज है इसमें कंसिडरेशन कि भैया उस पे विश्वास करके सामने वाले ने उसको पैसे दे दिए, कंसिडरेशन कर दी, फ्री वाला जो गिफ्ट वाला जो ट्रांसफर है वो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। फिर है सच ट्रांसफर शेल एट द ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफरी, फिर जो ए है ना उसके पास ऑप्शन आ जाएगा, क्या ऑप्शन आ जाएगा कि ऑपरेट ऑन एनी इंटरेस्ट which the transferor may acquire in such property at any time during which the contract of transfer subsists, ठीक है। तो ये है कि भैया उसमें क्या हो जाएगा, फिर जो ट्रांसफरी है उसके पास राइट आ जाएगा कि भैया वो बाद में उसको अगर कुछ रियलिटी में मिलती है वो प्रॉपर्टी, ठीक है, तो वो बोल सकता है कि भैया ये जो प्रॉपर्टी है ना तुम मेरे को दे, ठीक है। मान के चलो जैसे यही वाला एग्जांपल जो हमने देखा था, ये एच था, ये एच का बेटा है एस, ये एस जाता है किसी और के पास, ठीक है, मान के चलो एस कहीं गया, उसने बोला कि भैया ये जो प्रॉपर्टी है ना ये मेरी है, ठीक है। अब उसने उसको बेच दिया कि भैया लो, या उसने सामने वाले ने उसकी बात मान ली, ये उसने खरीद भी ली। अब ये कॉन्ट्रैक्ट अभी, अब देखो वैसे तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ये तुमको पता है कि फ्रॉड से हुआ है, तो फ्रॉड में सामने वाली पार्टी के पास वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर उसने अभी तक बट अभी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, मान के चलो उसने वॉइडेबल करवाया नहीं है कोर्ट में जाके, ठीक है, तो क्या हुआ अब उसमें कि कॉन्ट्रैक्ट अभी सबसिस्ट है,
और उसने सामने वाले ने पैसे भी दे दिए थे, सब कुछ कर दिया था, तो फिर क्या है, सामने वाली पार्टी के पास अभी ऑप्शन रहेगा कि भैया वो, मान के चलो फिर ये एच जो बेचारा है, बेचारा मर गया, इसने कुछ वो किसी ने किसी और को भी ट्रांसफर नहीं करी थी, तो एच को ये एक्चुअली में मिल गई, बट एच ये कह गया कि भैया ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसका 10% मेरी बीवी को मिल जाएगा और बाकी मेरे बेटे को मिल जाएगा। एच सिर्फ इतना बोल के गए, तो अब ये 90% जो है ना एच को मिला है, तो ये एच जो है ना, ये बाउंड हो जाएगा अगर वो ए जो है जिसको इसने बेची है वो चाहे, ठीक है। बोलना आवाज ही नहीं आई, पता नहीं क्या। मैं कह रहा हूँ कि एच जब एच मान के चलो एच मर गया अब, ठीक है, अब एच जो है वो ये बोल के गया है कि भैया जो प्रॉपर्टी है ना उसका 90% तो मेरे बेटे को ही मिलेगा और 10% मेरी वाइफ को मिलेगा, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा फिर कि भैया जो वो वाइफ को तो 10% मिल गया, बट देखो एस को 90% मिला था, बट बेच तो उसने 100% दी थी, ठीक है। तो एस के ऊपर फिर एक लाइबिलिटी आ जाती है कि भैया अगर जो सामने वाला बंदा है, मानी जिसने खरीदी थी, ए जो है, वो चाहे ना तो वो बोल सकता है कि भैया अब ये 90% ही आप मेरे को दे दो और जो बाकी बचा है उसके पैसे दे दो, या फिर वो तो जो कॉन्ट्रैक्ट से गवर्न होएगा ही उसका कॉन्ट्रैक्ट, तो ये बट वो 90% वो ले सकता है फिर, ठीक है। तो वो उसका ऑप्शन है, और अगर वो चाहे तो फिर वो उसको नहीं भी लेगा, वो उसकी मर्जी है कि नहीं भैया मेरे को तो पूरी चाहिए थी, है ना। तो ये फिर उसको एस को देनी ही पड़ेगी। एस के पास ये ऑप्शन नहीं है कि भैया नहीं ये तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो ये कह दे कि नहीं भैया वॉइड ही रहेगा, अब मैं दूंगा ही नहीं, है ना। तो ये नहीं कर सकता, वो उसने बेच दिया है पहले, उसके पास चाहे वैसे तो ये वॉइड है, ठीक है, बट बाद में वो ये कर सकता है कि भैया नहीं अब आपको देनी पड़ेगी, ये 43 में लिखा हुआ है। बट उसके लिए देखो कुछ कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहला है कि वो जो होना चाहिए उसको रिप्रेजेंट ऐसे ही करना चाहिए कि भैया मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, ठीक है। एस ने उसको यही बोला होना चाहिए। एस ने अगर उसको ये बता दिया है कि भैया ये मेरे को मिलेगी बाद में, ये अभी मिली नहीं है, तो फिर ये वॉइड रहेगा, फिर ये इसमें आप उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो फिर ये वॉइड ही रहेगा। बट अगर उसने बता दिया है कि भैया मेरी है, मैं ही बेच रहा हूँ इसको, तो फिर ये हो जाएगा, फिर उसका पहले उसने ट्रांसफर भी कर दिया है। अब फिर बाद में जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है और वो कंसिडरेशन के साथ आई है, कंसिडरेशन तुमने सामने वाले ने पैसे दिए और फिर बाद में रियलिटी में उसको कुछ वो मिल गया है, ठीक है, उसके पास कोई इंटरेस्ट आ गया है, ठीक है, तो फिर ट्रांसफरी के पास ऑप्शन रहेगा, वो या तो वो ये बोल दे कि भैया आप मेरे को डिलीवरी करो, वो उसको ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं होएगा, ठीक है। फिर दूसरा है कि द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट सब्सिस्ट एंड नॉट रिवोक्ड, उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो रहना चाहिए। ये नहीं है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट भी पहले ही रिवोक करवा लिया था और फिर बाद में आप बोल रहे हो कि नहीं भैया आप तो दे, ऐसा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट सबसिस्ट करना चाहिए, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन में है कि भैया माइनर के अगेंस्ट नहीं हो सकता ये एस्टोपल, ठीक है, कि है कि ट्रांजेक्शन जो है रिप्रेजेंटेशन पे होना चाहिए, उसको नॉलेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर वो नोटिस वाली चीज आ जाती है, ठीक है, जो हमने नोटिस पढ़ा था ना, वो ध्यान रखना जरूर कि भैया उसको अगर एक मिनट, चलो पहले डाउट ही ले लेता हूँ, एक मिनट। लेकिन दया भाग जैसे होता है, दया भाग एक स्कूल ऑफ थॉट है, उसमें तो जब चाइल्ड बॉर्न होता है उसके बाद ही उसकी राइट एक्रू हो जाती है रिगार्डलेस ऑफ यार नहीं हुआ या देखो नहीं। देखो सुनो सुनो, जो तुम बात कर रहे हो ना वो सक्सेशन नहीं है, देखो मैंने तुमको कल क्या बताया था, देखो एक मिनट रुको, मैं तुमको बताता हूँ, ये जो मैंने तुमको समझाया था ना वो हाँ, सबसे, वो सक्सेशन टोपा में नहीं आता, वो बताया था। नहीं 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 वो नहीं कह रहा मैं, देखो ये जो तुम बात कर रहे हो ना, जो तुम ये दया भागा और ये कह रहे हो ना, ये इनहेरिटेंस होता है भाई, जो राइट से अक्रू हो जाता है ना वो फैमिली प्रॉपर्टी होती है, बाप की प्रॉपर्टी नहीं होती वो, नहीं फैमिली। मतलब मान लीजिए बाप की प्रॉपर्टी है, हाँ तो अगर वो बाप मरा नहीं है, उसके हाँ उसने पहले ही वो उसका वो डिस्पोजल कर दिया, हाँ, तो फिर वो तो वैलिड माना जाएगा ना। नहीं 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 नहीं, देखो वो अगर बाप की प्रॉपर्टी है ना तो वो नहीं होती भाई, सब देखो बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ बाप की होती है, वो जब तक उसने फैमिली पूल, देखो इसके तुम्हारे पास, तुमने फैमिली लॉ पढ़ लिया, हाँ, देखो फैमिली लॉ में ये है रूल कि फैमिली लॉ में वो पूल में जो फैमिली लॉ प्रॉपर्टी होती है ना, जो जो जिसको बोलते हैं, क्या नाम होता है उसका, मतलब फैमिली प्रॉपर्टी बोल लो उसका, करता वैसे क्या होता है, करता नहीं नहीं जैसे देखो करता नहीं करता तो एन हाँ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तो उसका पूल होता है वो, ठीक है, तो उसमें वो पूल में वो प्रॉपर्टी जब तक वो नहीं डालता, ठीक है,
तो वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है भाई, सारी प्रॉपर्टी थोड़ी बाप की बेटों की हो जाएगी, है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि जो हर प्रॉपर्टी बाप की है वो फैमिली प्रॉपर्टी है, वो उसका ओनर है भाई। अब ऐसे थोड़ी कर दोगे कि वो बाप की प्रॉपर्टी बेटा बेच देगा पहले से पहले ही। देखो, इसीलिए तो होता है कि भैया वो फैमिली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी वो जो तुम कह रहे हो ना वो इनहेरिटेंस में आता है, कि बाय बर्थ को पार्सनरी का राइट आ जाएगा आपके पास, जो फैमिली प्रॉपर्टी है उसमें आपका राइट आ जाएगा, वो आप बेच सकते हो, ठीक है। तो वो आप डिवीजन करवा सकते हो। अब मान के चलो भैया कि बाप की प्रॉपर्टी है, अब तुम बाप को ऐसे तो तुम पूछते भी नहीं हो, ठीक है, और तुम चाहते हो कि बाप की प्रॉपर्टी भी बेच दूं मैं, कमाई बाप ने है वो पूरे टाइम पे, ये थोड़ी, ये तो वैलिड ही नहीं है, ये तो देखो साउंड भी नहीं कर रहा है ना। देखो लॉ जो है ना हमेशा लॉजिकल होता है, ठीक है। तो वो देखो सिंपल सी रूल है तो, कि भैया प्रॉपर्टी जब बाप ने कमाई है तो वो उसकी है ना, तो वो फैमिली प्रॉपर्टी में आता है। जैसे वो चलती आ रही है, मान के चलो दादाजी की प्रॉपर्टी थी और तुम्हारे पिताजी को दादाजी से मिली है, ठीक है, तो वो वाली प्रॉपर्टी में बेटे का राइट अपने आप आ जाएगा, वो इनहेरिटेंस में आएगा, ठीक है। बट जो पिताजी ने खुद से कमाई है, ठीक है, वो वाली प्रॉपर्टी में फिर बेटे का राइट नहीं आता है, वो बाप चाहे तो देगा, वो नहीं चाहे तो ना देगा, ठीक है। तो वो वाली चीज है, ये वो जो तुम कह रहे हो वो इनहेरिटेंस है, ये सक्सेशन की बात हम कर रहे हैं कि भैया बाप चाहे तो दे सकता है भैया, उसकी मर्जी है वो किसको देना चाहता है अपनी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वो, ये आप जबरदस्ती नहीं है कि वो या मतलब ऐसे कंपल्सन नहीं है, ठीक है। अब इसमें मैं ये बोल रहा था एंड में कि वो नोटिस वाला याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि देखो इसमें ये लिखा हुआ है कि सामने वाले पर्सन को नॉलेज नहीं है, सामने वाले ने सिर्फ इस रिप्रेजेंटेशन मान लिया है कि भैया तुमने उसको बताया कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, और उसने उस चीज पे मान के उसने जो प्रॉपर्टी जो है वो अपनी तुम्हारे से खरीद ली है, ठीक है। तो उसको ये पता नहीं होना चाहिए कहीं से भी, तो वो जो नोटिस वाला जो है ना, जो अपन ने कल पढ़े थे कंस्ट्रक्टिव नोटिस, तो वो भी उसको नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो वो जैसे मान लो कि भैया पिताजी का तुम्हारे कोई घर है, और वो घर जो है वो उसमें वो पिताजी ही रह रहे हैं, ठीक है। तो फिर तुमने थोड़ा भी इंक्वायर नहीं कराया, वो वाली चीज है वो फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस पे हो जाएगा कि भैया आपको नोटिस ये चीज का तो होना चाहिए था, वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाली चीज रहती है वहां पे भी। मतलब कंस्ट्रक्टिव नोटिस तो मतलब तुमको हमेशा याद ही रखना है, ठीक है, कि हाँ ये वाली चीज तो कभी भी हो सकती है, ठीक है। ठीक है। ये इतना सब समझ आ गया ना, मतलब अब स्पेस सक्सेशनिस, स्पेस सक्सेनिस और ये जो है अब 43, ये दोनों सेक्शन समझ आ गए ना, 6 और 43, है ना। कुछ इसमें किसी हम्म, को कोई डाउट होगा तो बताओ। ठीक है। अब एस्टोबल मैंने तुमको बता दिया, माइनर के अगेंस्ट तो कभी एस्टोबल क्रिएट होता ही नहीं है, ठीक है। अगर किसी माइनर ने वो बेच दी है ये बोल के कि ये मेरी है प्रॉपर्टी, तो फिर ये एस्टोबल 43 जो है माइनर पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो माइनर वाले को नहीं बोल सकते। और फिर उसमें एक और एक्सेप्शन है कि भैया नथिंग इन दिस सेक्शन शैल इंपेयर द राइट ऑफ ए ट्रांसफरी इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन विदाउट नोटिस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सैड ऑप्शन, ठीक है। कि अब ये है कि भैया मान के चलो पिताजी की प्रॉपर्टी थी, अब पिताजी तो पहले ही किसी और को बेच गए आधी प्रॉपर्टी, 50%, ठीक है। या फिर कि अब ये जो एस है ना, या मान के चलो इसमें एस ही मान लो तुम, ठीक है। ये जो एस है इसने क्या करा, चालाकी क्या करी कि पहले तो बेच दी ए को, ठीक है। अब इसके बाद ये इसने चालाकी दोबारा से कर दी, अब इसको पता था कि ये वाला तो वोइड हो ही जाएगा भैया, ठीक है, वोइडेबल है ये। अब इसने क्या करा, उसके बाद बी को बेच दी, जब इसके पास रियलिटी में आई ये प्रॉपर्टी, इसने उसके बाद बी को भी बेच दी, ठीक है। अब जब बट बी को बेची, अब बी जो है ना वो गुड फेथ में होना चाहिए पहले तो उसका। दूसरा है कि बी को पता नहीं था, नोटिस जो मैंने तुमको बताया वो नोटिस नहीं था उसको कि भैया ऐसा कोई ऑप्शन है, या ऐसा कोई इसने पहले ट्रांजेक्शन कर दिया है, ठीक है। तो उसको नोटिस भी नहीं था, और उसने पैसे में खरीदी है, ठीक है। तो भैया बी बेचारे की क्या गलती है, बी ने तो सब कुछ कराया है, बी ने तो अपने पैसे भी दिए हैं, बी ने, अब बी का ट्रांसफर तो वैलिड है, ठीक है। तो ऐसे में बी के राइट को प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि बी जो है वो एक इनोसेंट थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी के राइट टीपीए हमेशा प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये देखा, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल इंपेयर द राइट ऑफ ट्रांसफरीज इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन विदाउट नोटिस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सैड ऑप्शन, ठीक है। उसको नोटिस भी नहीं था,
उसने कंसिडरेशन में भी खरीदी है और उसका गुड फेथ भी था, ठीक है। तो उस बंदे को जो है वो आप बचाओगे फिर, ठीक है। फिर उसका ये जो ऑप्शन है ये चला जाएगा, ठीक है। अब ये देखो इसमें एग्जांपल इलस्ट्रेशन इन्होंने दिया हुआ है, ए हिंदू हु हैज सेपरेटेड फ्रॉम हिज फादर सेल्स टू सी थ्री फील्ड्स एक्स वाई एंड जेड रिप्रेजेंटिंग दैट ए इज ऑथोराइज्ड टू ट्रांसफर द सेम, ठीक है। अब तीन थे फील्ड जो थे, उसने ये बोल दिया कि भैया ये मेरे फील्ड है तुम खरीद लो। ऑफ दीज फील्ड जेड डज नॉट बिलोंग टू ए। अब जो जेड था वो ए से तो ए का था ही नहीं, है ना। इट हैविंग बीन रिटेन्ड बाय बी ऑन द पार्टीशन, वो पार्टीशन के बाद वो उसने बट रख लिया था अपने पास, ठीक है। बट ऑन बीज डाइंग ए एज ए हेयर ऑब्टेन्स जेड। अब लेकिन क्या था कि अब जब उसके पिताजी मर गए तो उसको वो चीज मिल, वो भी उसको ही मिल गया, ठीक है। क्योंकि देखो जो जब पार्टीशन होता है, पार्टीशन में पिताजी का भी कुछ तो मिलेगा ना, पिताजी को भी। तो बट वो उसको वो था पिताजी का उसके बी का, ठीक है। तो वो है कि अब उसने ये हो गया, अब उसके मरने के बाद तो वो उसके पास ही आ गया। तो फिर ये है उस टाइम पे, बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये देखो रेस्काइंड नहीं हुआ था, ठीक है, वो सबसिस्टिंग था। तो फिर वो ए जो ये जो ए है वो बोल सकता है उसको, मतलब ये जो जेड है बोल सकता है कि भैया ये जेड भी मेरे को ही दो अब, है ना। सी जो है वो अपना ऑप्शन जो है यूज कर सकता है कि भैया ये जो है आपको मिल गया है, अब ये आपको मेरे को ही देना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ आ गया सिंपल। अब इसमें अभी किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। मैं एक बार मैसेज वगैरह देख लेता हूँ। आवाज आ गई, ठीक है यार बीच में। डोमिनेंट हेरिटेज क्या होता है? देखो डोमिनेंट हेरिटेज ये होता है कि कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी मान के चलो तुम्हारा घर है, तो वो डोमिनेंट हेरिटेज है। उसको ईजमेंट जो है ना वो सबसर्विएंट हेरिटेज बोलते हैं उसको, कि ये जो घर है उससे रिलेटेड अब जो राइट्स रहेंगे कि भैया घर में आने का रास्ता है, ठीक है। अब तुम मान के चलो तुमने किसी को घर बेच दिया, अब उसका घर में आने का रास्ता जो है वो थोड़ा सा आगे से अलग है, ठीक है। अब तुम ये बोल रहे हो कि भैया देखो घर तो बेच दिया, अब घर में आने का रास्ता अलग बेचूंगा, ठीक है। अब बताओ, घर में आने का रास्ता तुमने ए को बेच घर का घर तो बेच दिया मान के चलो ए को, और रास्ता बेच दिया बी को। अब फिर लड़ाई होगी, बी कह रहा है भैया ये तो मेरा रास्ता रास्ता तो मेरा है, मैं तो आने नहीं दूंगा, मैं तो इसके पैसे लूंगा, ठीक है। तो ये सब ना हो इसलिए उन्होंने ये कर रखा है कि भैया जो डोमिनेंट हेरिटेज है यानी कि जो घर है, आपको जो रास्ता है वो भी घर के साथ ही बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डोमिनेंट हेरिटेज होता है जो बड़ा राइट है। हाँ जय श्री वीर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक बड़ा प्लॉट है, 40,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। हाँ और वो फादर का है, और फिर उसके 4 बच्चे हैं, हाँ जिसमें 2 भाई है 2 बहन है। तो फादर की डेथ हो जाती है, तो एक भाई ने 2,000 या 4,000 स्क्वायर फीट किसी को बेच दिया, लेकिन अभी पार्टीशन नहीं हुआ है। हाँ। तो फिर ये 43 के अंडर आएगा या फिर पूरे पूरा डील कैंसिल हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, दोबारा एक बार दोबारा बता क्या हुआ, जैसे फादर का था मतलब पूरा फादर का है ना अभी तो। क्या पूरा फादर का 40,000 स्क्वायर फीट है? हाँ 4 सिबलिंग्स थे, दो हाँ बहन थी, 2 भाई था। हाँ। एक भाई, बड़े भाई ने आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर 2,000 स्क्वायर फीट किसी को बेच दिया, किसी बंदे को, आफ्टर कि द वो डेथ ऑफ फादर। आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, लेकिन हाँ पार्टीशन नहीं हुआ अभी। हाँ। पार्टीशन नहीं हुआ, हम्म। फिर वो क्या, वो फ्रॉड हो जाएगा या 43 के अंडर में? नहीं ये तो किसी में भी नहीं आएगा ना, क्योंकि देख उसने जो बेचा है ना वो अब उसका हो चुका है, ठीक है। तो देखो अब उसमें क्या है कि उसके पास देखो जब फादर का था जब तक तो वो नहीं बेच सकता था, बट फादर की डेथ हो गई तो फादर हाँ अब पहली कंडीशन ये है कि फादर की डेथ हो गई, और दूसरी है कि फादर अगर इंटेस्टेट मरे हैं, ठीक है, उन्होंने कोई हाँ। विल नहीं बनाई है या किसी को ट्रांसफर नहीं कराया, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन है। अब देखो इसमें जो है उन चारों को मिलेगा वो, हम्म, अब ये फैमिली प्रॉपर्टी में आ जाएगा, ठीक है, ऐसे में, ठीक है। तो हम्म, अब ये जो है अब ये चारों को मिलेगा इनको, ठीक है। हम्म, तो अब क्या है, तो चारों का राइट है। अब 1/1 1/4 1/4 है तो 10,000 का था यानी 2,500 2,500 तीनों पे आएगा, ठीक है। हम्म, अब उसने कितना बेचा है 4,000, हम्म। ठीक है। नहीं नहीं, 40,000 स्क्वायर फीट है तो चारों को 10,000 मिलेगा। हाँ अब उसने तो बेचा उसमें कितना है? 4,000 बेचा है। हाँ तो ठीक है ना, वो तो उसका था ही ना, तो वो बेच सकता है। अब बस वो है कि अब क्योंकि वो उसका था
बट अब सामने वाले को उसने बेच दिया, तो अब सामने वाला बस ये करवा सकता है कि भैया इसका पार्टीशन करवा लेगा वो। लेकिन पार्टीशन बेचने से पहले नहीं हुआ था, नहीं, तो फिर पार्टीशन कैसे हुआ नहीं डिसाइड था, होगा हाँ कि कौन वो सा हुआ नहीं किसको था, मिलेगा? वो ठीक है। बट देखो, वो था तो उसका ही ना, देखो वो मेरा था, जो चीज मेरी है वो मैं बेच सकता हूँ, उसका पार्टीशन नहीं हुआ है। तो बस वो मैंने तुमको कल भी बताया था कि पार्टीशन वाले में फिर बस ये सीन आ जाता है कि वो ये नहीं बोल सकता सामने वाला, मान के चलो घर था अगर रहने का, और वो 40,000 फीट में था। अब सामने वाले बंदे ने बोला कि भैया देखो इसमें 10,000 मेरा, 40,000 में 10,000 मेरा है, मैं 4,000 बेच दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो सामने वाला बंदा ये नहीं बोल सकता कि भैया अब मैं इस घर में मैं भी इनके साथ ही रहूंगा, भाई बहनों के साथ ही, ठीक है। तो वो पार्टीशन करवा लेगा, अपना पार्टीशन ले लेगा। तो वो घर में भी खरीद बेच तो सकता है चाहे घर भी हो, बट वो ये है कि फिर उसमें राइट जो है थोड़े वो हो जाएंगे। वही, अगर कोई रीजन देखो स्पेसिफिक हो वो गया। देखो वो फिर जो ये फैमिली लॉ वाला पार्ट आ रहा है अगर, तो वो फैमिली लॉ से गवर्न होगा। देखो वो इसमें लिखा हुआ है कि भैया अगर कुछ ऐसा है जो बाकी किसी लॉ में ऐसा इससे रिलेटेड जो लॉ है, ठीक है, वो अगर उसमें कुछ गवर्न कर रहा है तो फिर वो उससे रिलेटेड तो वो तो रहेगा। ये उनका इनकंसिस्टेंट तो नहीं है एक्ट, ठीक है। बट इसमें ऐसा सीन है, अगर इसमें इन जनरल कोई प्रॉपर्टी थी और जिसमें आपका राइट अभी नहीं अक्रू हुआ है, देखो 43 सिर्फ वहां लगता है जो राइट आपका था नहीं, ठीक है, तो वहां लगेगा बस, ठीक है। तो वो उसको अभी था नहीं, वो उसको मिला नहीं था, बट उसने बेच दिया पहले से ही, वही ठीक। वही, जैसे कि कोई रीजन स्पेसिफिक, जैसे कोलकाता में मिताक्षरा लगता है, हाँ तो फिर वो मिताक्षरा में ऐसा होता है कि प्रोवेट कराना पड़ता है पहले हाँ, कोर्ट देखो से। देखो अगर वो है कि अगर कोई ऐसा लो है जहाँ पे ये है कि भैया वो उसमें देखो सुनो, पहली चीज तो ये है कि जो तुम्हारा एग्जाम्पल है वो तो इन दोनों में फॉल ही नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो जो है वो राइट उसका बन चुका है, वो उसको मिल चुका है। देखो ये राइट अभी उसका बना नहीं है, ये डिफरेंस समझो। यहाँ पे जो 6 में लिखा हुआ है, 6 में लिखा हुआ है कि भैया वो फ्यूचर में उसका बनेगा चीज। देखो तुम ये पढ़ो एक मिनट, मैं तुमको दिखाता हूँ। जैसे देखो अगर हम 6 में हम देखें तो 6 जो 6A है वो कहाँ लगता है, 6A में लिखा हुआ है चांस है भैया, वो अभी चांस ऑफ एन एयर अपेरेंट सक्सीडिंग टू एन स्टेट, कि ये मैं सक्सीड करूंगा, ठीक है। तो जो तुम्हारा एग्जांपल है उसमें वो सक्सीड कर चुका है, एट द प्रेजेंट उसका राइट है, ठीक है। तो वो वाला राइट तो वो बेच सकता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी लॉ में उसको बेचने से रिलेटेड कोई मनाही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो यहाँ फॉल नहीं करेगा, ठीक है। तो वो फिर अब यहाँ पे उसको बेचने की मनाही तो है नहीं, ठीक है। अब ये हो गया, फिर उसके बाद अब तुम दूसरे लो में जा रहे हो, ठीक है, जो यहाँ मना नहीं है, ट्रांसफर कर सकता है। देखो मिताक्षरा में भी वो ये नहीं है कि भैया वो बेच नहीं सकता है, ठीक है। तो मिताक्षर में है, लेकिन भैया क्योंकि वो सिर्फ आपका अकेले का नहीं है, तो आपको परमिशन लेनी है दूसरे लोगों की, ठीक है। तो वो इसलिए वो फैमिली से रिलेटेड फिर वो पर्सनल लॉ हो जाता है, तो फिर वो वहां पे गवर्न हो जाएगा उससे रिलेटेड। बट उसमें ये नहीं है ना कि वो उसको बेच नहीं सकता है, बेच तो सकता है ना क्योंकि वो उसका राइट हो गया। लेकिन मिताक्षरा में ऐसा होता है कि पहले आपको कोर्ट में उसको प्रोवेट कराना पड़ता है, फिर पार्टीशन होता है, फिर यू गेट दैट प्रॉपर्टी, मतलब तुमको अपना प्रॉपर्टी मिलता है, हाँ, योर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। तो देखो वो तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो जैसे भी फिर फैमिली लॉ में गवर्न हो रहा है, अगर भाई देखो फिर वो मुस्लिम लॉ में तो कुछ और हो सकता है ना। तो मुस्लिम, बट मुस्लिम लॉ में तो ये वाला भी लगता नहीं है वैसे, क्योंकि देखो मुस्लिम लॉ में क्या हमने पढ़ा था कि इसमें इस चैप्टर के जो सेकंड चैप्टर वाली जो चीजें हैं वो मुस्लिम लॉ पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो ये रूल मुस्लिम लॉ पे तो लगेगा नहीं वैसे भी, ठीक है। तो मुस्लिम लॉ वाले तो कर सकते हैं ये वाली चीज भी, मे भी, मेरे को मुस्लिम लॉ का एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, अभी याद नहीं है। तो वो मुस्लिम लॉ में ये रूल नहीं लगेगा, ठीक है, तो वो तो पर्सनल चला ही जाएगा। बट देखो ये जो है ना ये जनरल रूल है, इसीलिए मैंने तुमको बताया था कि जो चैप्टर 2 है ना वो जनरल रूल्स बताता है कि भैया क्या आप बेच सकते हो क्या नहीं बेच सकते, क्या कैसे राइट एक्रू होगा क्या नहीं होगा। तो ये जनरल रूल्स हैं। अब जनरल के बाद देखो जनरल कोई लो होता है उसके बाद अगर कुछ स्पेसिफिक बना दिया है तो वो स्पेसिफिक से गवर्न होएगा ना। तो मिताक्षरा में अगर दे दिया है कि भैया ये स्पेसिफिक है कि आपको ये ऐसे करना है, ठीक है, हिंदूज को ऐसे करना है, या मिताक्षरा से जो गवर्न हो रहे हैं उनको ये करना है, तो फिर वो लोगों को वहां यही करना पड़ेगा, तो ये होगा। तो फिर इसमें जस्टिस वाला फैक्टर नहीं आ जाएगा, मतलब कि अगर 43 काइंड ऑफ फ्रॉड ये करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर ये जस्टिस डिलीवर करने की जो कैपेसिटी है जज के पास, वो तो डिस्क्रिशनरी पावर हो जाएगा क्या?
नहीं नहीं, देखो जस्टिस के लिए ही तो बनाया है ना यार ये 43। देखो 43 किस लिए बनाया, मान के चलो मेरा घर था, ठीक है, मेरा मतलब मेरा घर नहीं था, वो मेरे पिताजी का घर था, ठीक है। अब वो मैंने तुमको बेच दिया, ठीक है, तुमको मैंने बोल दिया कि भैया मेरा घर है, ये तुम खरीद लो, देखो कितना बड़ा घर है, ऐसा सब कुछ मैंने तुमको बता दिया, और मैंने तुमको बेच दिया, तुमने खरीद भी लिया। अब देखो इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना, तुमको तो भैया यही लग रहा था कि मेरा घर है, तुमने मेरे से खरीदा है, तो तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। और अब रियलिटी में वो मेरे को मिल भी गया है, ठीक है। तो फिर कोर्ट यही तो बोलेगी कि भैया देखो अब तुम्हारे पास, फिर कोर्ट तुमको ऑप्शन दे देगी कि भैया देखो अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम चाहो तो इसको बोल सकते हो कि भैया अब ये मेरे को दे घर, ठीक है, तुम चाहो तो इसको रिस्काइंड कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को, और फिर आप अपने डैमेजेस वगैरह क्लेम कर सकते हो, जो प्रॉपर वो तो रहेगा ही आपके पास, ठीक है। तो वो जस्टिस के लिए तो बनाया है, ताकि जो मैंने फ्रॉड किया है उसका फायदा मेरे को ही ना मिल जाए। भाई देखो अगर मैंने तुमको भी बेच दिया पहले, और फिर मैंने अब जब रियलिटी में मेरे को मिल भी गया है, अब फिर मैं तुमको दे भी नहीं रहा हूँ, मैं अब किसी और को बेच रहा हूँ, है ना। तो वो जस्टिस के लिए बनाया है, ताकि तुम्हारे साथ कुछ जस्टिस जो गलत ना हो जाए, ठीक है, तो इसीलिए बनाया है ये 43, ठीक है ना। तो आज के लिए मेरे को लगता है इतना काफी है, ये 2 सेक्शन काफी हो जाते हैं मेरे, ये हम कॉलेज में तो काफी दिन में लगाते हैं यार इनको। क्वेश्चंस रीडिंग पे चैट में है 2-4 दिन। अच्छा हाँ, एक मिनट, सेक्शन 368 डील्स विद इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी विच हैज चांस, एक मिनट, Section 6A deals with interest in property which has a chance to get and transfer of such interest per se cannot be done. Yes, ठीक है. While in 43 representation of title which one doesn't have in reality unauthorized person, then the person is restrained from denying the transfer when हाँ हाँ ठीक है. What would happen if he doesn't? देखो नहीं देखो, if he doesn't या वो ट्रांसफर नहीं करता ऐसा, तुम ये पूछना चाह रही हो ही कौन है यहाँ पे? मतलब फॉर सम रीजन वो एक्वायर नहीं करता है देखो अथॉरिटी। जब वो एक्वायर ही नहीं कर रहा है तो फिर तो वो वॉइड ही है, देखो वो वॉइड तो है, 6A तो है ही, ठीक है। बट ये सिर्फ उस केस में है कि जब सामने वाले बंदे को मिल जाता है, देखो जब मेरे को कुछ चीज मिली ही नहीं है, देखो मान के चलो कि अभी कोई तुम्हारा सामान है, ठीक है, अब मान के चलो एक पेन है वो तुम्हारा है, ठीक है, अब मैं एक जैसे देखो अभी तुमने देखा होगा कि किसी आदमी ने ताजमहल बेच दिया था, ठीक है, तो अब वो ताजमहल उसने बेच दिया, सामने वाले ने खरीद भी लिया, ठीक है। अब जब मेरी कोई चीज है ही नहीं, अब मैं उसको बेच दूं ना, मेरे को बाद में मिला वो रियलिटी में, तो फिर वो तो वॉइड ही रहेगा ना, अब उसको मिला ही नहीं। अब रियलिटी में अगर ऐसा होता कि मान के चलो मैंने तुमको ताजमहल बेच दिया, और बाद में रियलिटी में मेरे को ताजमहल मिल भी गया, तो फिर मैं तुमको ट्रांसफर करूंगा, बट ना मेरे को मिला, ना मैं तुमको दूंगा कहाँ से। नोबडी कैन ट्रांसफर ए बेटर टाइटल विच ही हिमसेल्फ हैव, ठीक है। जब मेरे पास ही नहीं है मैं तुमको क्या भेज दूं, ठीक है। तो फिर वही है कि जब मेरे पास है ही नहीं कोई चीज, तो मैं सिर्फ तुमको बोल दूं कि हाँ भैया मैं तुमको दे दूंगा, जब मेरे पास ही नहीं है भैया मैं दूंगा कहाँ से, तो वो तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं, फिर तो वो वॉइड है ही, तो वो तो 6A में वो वॉइड रहेगा ही। बट अगर ये उसके लिए है सिर्फ कि अगर बाद में मिल जाएगा, अब बाद में मेरे को मिल गया, ठीक है, मान के चलो जैसे ये पेन है, ठीक है, ये पेन अभी तुम्हारा था, ठीक है, या मान के चलो ये पेन मेरा है, ठीक है, और तुमने तुमने अभी निशांत को बोल दिया कि भैया ये मेरा पेन है खरीद लो, बहुत मस्त चलता है, वैसे तो ऑनलाइन देखोगे तो 90 रुपए का मिलेगा, अब मैं 50 का दे रही हूँ, ठीक है, तुमने बेच दिया। अब ये तुमको रियलिटी में ना ये तुम्हारे पास है, ना निशांत ने खरीद भी लिया, 50 रुपए भी दे दिए, तो जब तुम्हारे पास है ही नहीं तुम निशांत को दोगी क्या, ठीक है। मान के चलो ये ऐसा पेन था कि ये एक ही है दुनिया में, ठीक है, तो जब तुम्हारे पास ही नहीं है भैया तुम दे कैसे दोगे निशांत को, तो मेरा पेन है ना, ये तो मेरे पास है, अब मैंने ये किसी और को बेच दिया तो वो उसके पास जाएगा, तुम्हारा तो कुछ कनेक्शन ही नहीं है, तुम तो बस अपना लगे हुए हो, तो वही है ना। तो वो ये वो वाला है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, भाई करते रहो तुम कुछ भी करते रहो ऐसे, तो वो थोड़ी ऐसे हो जाएगा कि रियलिटी में अब जिसका है वो तो वही करेगा ना, तो ये है। बट रियलिटी में अगर ऐसा हो जाए कि तुमने बेच दिया निशांत को फ्रॉड से, तुमने बोल दिया कि भाई मेरा है, अब बाद में मैंने तुमको रियलिटी में ये पेन दे दिया, ठीक है, तो अब मान के चलो जैसे मैं अभी ये बोल दूं कि भैया यहाँ पे एक क्लास है, अब मैं मान के चलो मैं ये कह दूं बेस क्लास में जो सबसे बढ़िया या खूब पार्टिसिपेट करेगा या ऐसे खूब डेली आएगा उसको मैं ये पेन दूंगा, ठीक है। अब फिर तुमको लग रहा है कि भैया मैं सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही हूँ तो मेरे को ही मिलेगा, ठीक है, चांस है, ठीक है। अब तुमने क्या करा, तुमने ये चांस अपना तुमने मान लिया कि मेरे को ही मिलेगा, ठीक है, तुम थोड़ी ऐसे वो वाली हो जो क्या बोलते हैं उसको,
जो खुद से क्या बोलते हैं ऑब्सेसिव से वो लोग होते हैं, क्या क्या हो गया, नार्सिसिस्टिक टाइप हो, तुमने सोच लिया कि मेरे को ही मिलेगा यार, ठीक है। अब ये हुआ कि तुमने फिर निशांत को बेच दिया, ठीक है। अब रियलिटी में भी ऐसा ही हो गया बाद में, मान लो कि मैंने ये पेन रियलिटी में तुमको दे दिया, तो फिर तुमको देना पड़ेगा उसको, ये 43 बोलता है। वैसे ये वॉइड था, बट उसने वॉइड वाली कंडीशन में फिर तुमको ऑप्शन, निशांत को ऑप्शन मिल जाएगा। अब निशांत चाहे तो बोल सकता है कि भैया ये पेन मेरे को दो अब, क्योंकि तुमने मेरे को बेच दिया है, तुमने मेरे से पैसे भी ले लिए हैं, तो फिर निशांत के पास ऑप्शन आ जाएगा। बट ये ऑप्शन उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगा, जब तक वो कोर्ट में जाके नहीं एक्सरसाइज करता तब तक नहीं होगा। ये ऐसी है, ठीक है।